पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बहुत सारे मोड़ ऐसे आए जहां पाकिस्तान में सियासी मामलात को सीधे रुख पर रखने में अदलिया एक अहम किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन अदलिया हर मौके के ऊपर वो एक जजेस और जनरल्स का गठजोड़ होता रहा। पाकिस्तान की पूरी तारीख में वो जजेस और जनरल्स का जो गठजोड़ था वो मार्शल्लाओं को जायज़ करार देता था, वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा देता था, वज़ीर आज़म को नाहल कर देता था, कैद कर देता था, और वो आइन जो था वो पसे पुश चला जाता था। कानून भी उसकी वो तशरीह होती थी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद आती थी, और जज उसके ऊपर मोहर भी आसानी से लगा देते थे। लेकिन एक नया दौर पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से शुरू हुआ है, और उस नए दौर का आगाज़ ये है कि इस वक्त जजेस और जनरल्स आमने सामने खड़े हैं। माजी के अंदर ये जो जीम वाला जोड़ है ना, इसमें जजेस भी थे, जनरल्स भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, और सारे एक ही रुख के ऊपर, हवा के रुख के ऊपर ज़ोर लगाते थे, और वज़ीर आज़म को गिरा के परे फेंका जाता था, और कोई दूसरा बंदा बोलता भी नहीं था, चूँ चढ़ा भी नहीं थी होती। लेकिन इस वक्त 6 जजेस ने जो ख़त लिखा, उन्होंने एक वाज़ेह स्टैंड लिया और बाय नेम ऑफिसेज़ आइडेंटिफाई किए आला अहदेदारों के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, और केसेस का हवाला दिया कि इस केस के अंदर ये मामलात हुए। उसके बाद बज़ाहिर तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार मामलात में, ख़ास तौर पर जो PTI से जुड़े हुए हैं या इमरान खान से जुड़े हुए हैं, उसमें आमने सामने हमें खड़े नज़र आते हैं। जजेस ने जो शिकायत लगाई, किसी का ब्रदर इन लॉ जो था वो ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, किसी ने कहा कि उसके बेडरूम में कैमरे मिले हैं, किसी ने सर्विलेंस की शिकायत की, किसी ने और शिकायत की। शिकायत की नोयत बहुत ज़्यादा है, तो लगता यही है कि ये जो दराड़ है ना, ये जो गठजोड़ था उसमें एक ऐसी दराड़ है जो अभी जल्दी से भरी नहीं जा सकेगी। इमरान खान का बेशुमार मुकदमात जो है उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएंगे तो वहाँ पर भी इस दराड़ का एक असर होगा। दराड़ का असर इसलिए होगा कि बुनियादी तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं सब का घूम फिर के एक पॉलिटिकल एंगल है, सियासी मुकदमात हैं ये। जैसे नवाज़ शरीफ को सज़ा तो उन्होंने पनामा में दे के बंद कर दिया था, और मरियम को भी। बुनियादी मुकदमा ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट था जिसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी, साकिब निसार, फैज़ और जनरल बाजवा, वो एक रुख पे खड़े थे, और फ़ैसला ये था कि नवाज़ शरीफ को अंदर डालना है जेल में, और इमरान खान की क़यादत में एक नया पाकिस्तान बनाना है, एक हाइब्रिड रजीम जिसका चेहरा इमरान खान का होगा और पीछे इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को चलाएगी। ये उस वक्त का ब्रॉडर जो डिज़ाइन था ना, ग्रेट गेम जो थी, वो ये ग्रेट गेम थी। लेकिन अब ये ग्रेट गेम के अंदर वो जो ट्रायंगल थी, ये जो त्रिकोण थी इक़्तिदार की, उस इक़्तिदार की त्रिकोण में से जजेस वाला हिस्सा जो है वो परे खिसक रहा है, और बड़ी तेज़ी से परे खिसक रहा है। यहाँ मसाइल शुरू हो जाएंगे, और उस मसाइल की रिफ्लेक्शन हमें आज नज़र आती है। केस था इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया, और उस वक्त की PTI की हुकूमत ने वो पैसा मलिक रियाज को, जिससे ये पैसा पकड़ा गया था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, NCA ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, और पाकिस्तान को पैसा वापस किया। इमरान खान की हुकूमत में कुछ करैक्टर्स थे, उनका बड़ा मुतनाज़ा किरदार था। उसमें थे एक शहजाद अकबर, एसेट रिकवरी यूनिट, इमरान खान उसको हेड कर रहे थे, और एक का नाम है फरा गोगी जो इनकी अहलिया के सबब इनके बहुत करीब थी, और ये लोग बराह रास्त बेनिफिशरी के तौर पर सामने नज़र आते हैं। कहीं पे शहजाद अकबर की वीडियो नज़र आती है मलिक रियाज के साथ, कहीं पता चलता है कि 150 कनाल ज़मीन है जो बनी गाला में पहले फ़रा के नाम दी गई, बाद में उस ज़मीन के ऊपर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, और 450 कनाल ज़मीन एक और जगह पे ली गई, और उसके ऊपर एक ट्रस्ट बनाया गया, अल-कादिर ट्रस्ट, और वहाँ अल-कादिर यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिसके चेयरमैन ख़ुद इमरान खान है, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी उसकी ट्रस्टी हैं। इसके इब्तदाई तौर पर जो 2 ट्रस्टीज़ थे उसमें बाबर अवान और एक इनके दोस्त थे, वो बड़े करीबी, वो भी उसके रुकन थे। चारों अरकान थे, लेकिन बाद में सिर्फ बुशरा बीबी रह गई, और फरा खान है इसके अंदर इजाफा जो हुआ, और ख़ुद इमरान खान उसके चेयरमैन हैं। इस ट्रस्ट के साथ करप्शन इमरान खान के ऊपर मैंने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खाते में जाता है। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं एज ए जर्नलिस्ट राय दे रहा हूँ। और 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, वो दे दिया रियाज मलिक को कि जाके सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब का जुर्माना है, इसके एवज़ जमा करा दो, और 450 कनाल 458 कनाल ज़मीन ले ली, और उसके ऊपर एक ट्रस्ट कायम कर दिया। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यूरोप में ले जाएं जिसकी मिसालें दी जाती हैं, बरतानिया में ले जाएं, अमेरिका में ले जाएं, सब जगहों पे उसकी मिसाल ऐसी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसके ऊपर उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, और दुरुस्त मंजूर की है। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ज़्यादती की है, केस अभी चलेगा तो इसका फ़ैसला होगा, लेकिन ये मामला इस वक्त जजेस और जनरल्स वाला ये खुल के सामने आएगा। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस लगा हुआ है, और इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए कल पेशी का हुक्म है।
और अभी सूरत हाल यह है कि अडियाला के अंदर उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, वहाँ मुलाकातों पे पाबंदी है, वीडियो पे भी, अभी इंटरनेट पे भी पाबंदी है। कल सुबह क्या होगा ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि कल इमरान खान की यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम का केस। कल इमरान खान की लाइव सवाल जवाब की जो पेशी है वो होगी या नहीं होगी। किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ के ऊपर ये पाबंदी आयद की गई थी कि उसका चेहरा टीवी से हटा दिया गया था। आजकल वो पाबंदी इमरान खान के ऊपर है। हम तो इन प्रोग्रामों में, मैं तो इमरान खान का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो बानी पीटीआई करके ख़बर चलाई जाती है। और ये काम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ खुद पीटीआई के दौर में ईजाद किया गया था और अब उसी का इतलाक़ खुद इमरान खान के ऊपर हो रहा है। ये पाकिस्तान को चलाने का दुरुस्त रास्ता बहरहाल नहीं है, ये गलत रास्ता है। दुरुस्त रास्ता वही है जिसका इतलाक़ कानून की रोशनी में और आइन की रोशनी में किया जा सके। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं फैसल वाडा साहब, सीनियर सियासतदान हैं, तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN से, और सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। वाडा साहब, आज आपने एक दफ़ा फिर जजों के ऊपर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे लगता है कि ये एक टारगेटेड एजेंडा है जिसको परसू कर रहे हैं आप भी, हुकूमत वक्त भी, और कभी बाबर सत्तार साहब को, जस्टिस बाबर सत्तार को टारगेट किया जाता है, कभी 6 जजों को किया जाता है। मकसद कुछ और है इसका। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, ये तो क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे काबिल इज़्ज़त और बड़े क्रेडिबल एंकर हैं, लेकिन सर देखिए मसला ये है कि जब आप पाकिस्तान में कोई जायज़ सवाल करें ना तो लोग उसके पीछे कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं। मैं इसका हदफ बन चुका हूँ। तो जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ, मेरी वालदा डेथ बेड पे थी और फिर उनका इंतकाल हो गया, तो मैंने तो सिर्फ बहुत सिंपल चीज़ मांगी है। मैंने 15 दिन पहले ख़त लिखा था 19(1) के तहत। मैंने बताया कि जी अगर आपने, उसका जवाब भी उन्होंने दिया, प्रेस रिलीज़ पहले उन्होंने की आई छुट्टी वाले दिन, और उन्होंने कहा कि जी प्रायर टू एलिवेशन जज साहब की जो थी, यानी कि जज बनने से पहले उन्होंने रिपोर्टेड का लफ्ज़ यूज़ हुआ। तो पाकिस्तान, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ होती है उसकी कमरा नंबर 2 फाइल नंबर 305 कहीं रिकॉर्ड होगा उसका। मैंने सिर्फ ये मांगा कि वो जो आपने बात की वो हवा में तो बात नहीं हो सकती। नंबर 1 उसका जवाब मुझे नहीं मिला। नंबर 2 ये है कि देखिए मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन को रोकने के लिए नोटिस किया, बहुत अच्छी बात है, कंडेम करते हैं, लेकिन सर जब हमारी वालदा जब दुनिया में नहीं रही, उनके ऊपर जब ट्रोलिंग हुई, आम आदमी के लिए ट्रोलिंग हो रही थी, उस वक्त भी आप नोटिस ले लेते। आप पाकिस्तान से ऊपर नहीं है ना, आपको सबको बराबर लेके चलना है। आपके लिए जो हराम है वो मेरे लिए भी हराम है, जो मेरे लिए हलाल है वो आपके लिए हलाल है। आप कहते हैं ड्यूल नेशनल सियासत नहीं कर सकते, ड्यूल नेशनल मॉरली फिर जजेस को भी नहीं होना चाहिए। बहुत सीधी सीधी बात है ना। उसके बाद आपने भुट्टो साहब को फांसी दी, अदालती फांसी दी। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। आपने 46 साल के बाद सिंबॉलिक सज़ा क्या दी। आपने ज़रदारी साहब को 14 साल जेल रखा। आपने 14 साल के बाद क्या सज़ा दी। आपने नवाज़ शरीफ को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी ईजाद करके उनको नाअहल कर दिया, उस पर सज़ा क्या दी। आपने इमरान खान की चलती हुई हुकूमत छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल के पाबंद की गई, प्रिजन वैन्स आई। हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस साहब थे अथर मिनल्ला, बड़े तारीखी और बड़े तारीखी फैसले करने वाले जज हैं, वो वहाँ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी थी। ठीक है, नहीं मैं तो उनके दफ्तर खोलने की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपने नस्ला टावर गिरा दिया, सस्ती रोटी हुई पंजाब में, आपने स्टे ऑर्डर दे दिया। कल इलेक्ट्रिक बाइक्स का आया कि जी इलेक्ट्रिक बाइक पंजाब हुकूमत दे रही है, आप कह रहे हैं कोर्ट के अंदर के वन व्हीलिंग होगी और वो खातूनों को छेड़ेंगे। इफ यू नो एवरीथिंग देन यू टेक द चार्ज। नस्ला उसके अंदर रिकॉर्ड अरबों डॉलर आपने गिरा, अरबों डॉलर नुकसान कर दिया। स्टील मिल, ठीक है, स्टे ऑर्डर 2700 अरब आपने लेने हैं। ये वो एरियाज हैं जजेस को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बट जा रहे हैं ना, तो उसको 141 पे हैं आप सर, हमने रिवर्स गियर लगाना, मतलब 300-400 पे आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, नंबर 2 आपने कहा इंटेलिजेंस इदारे हमारी मुदाखलत करें। 1 साल बाद आपको क्यों याद है, छोड़ दें इसको। परसों आपने खत लिख दिया, मेरा 15 दिन से जवाब नहीं दे रहे, परसों आप खत लिख रहे हैं कि फिर मुदाखलत हुई। आप ज़बानी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, सबूत जो हमसे तराजू में मांगा जाता है ना, सबूत। हमारे सबूतों को भी कहा गया, मैं सिटीजन था, एक्वायर नहीं की थी, लफ्ज़ था एक्वायर, मैंने एक्वायर नहीं की, मैंने किसी का ओथ नहीं लिया, लेकिन नादरा के डॉक्यूमेंट्स भी थे। 2 दफ़ा सजा दी गई मुझे, ट्रायल की भी इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अथर मिल्ला साहब बहुत बेबाक, बहुत ज़बरदस्त सख्त जज हैं। तो एज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वो इतनी बड़ी चीज़ तो मिसलीड नहीं हो सकते ना, छोड़ दें, रिकॉर्ड होगा, और अगर रिकॉर्ड है तो खत्म करें इस कंट्रोवर्सी को, नहीं है तो फिर तो ट्रबल है दोनों के लिए। आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दफ़ा आप नवाज शरीफ को डिफेंड करते करते इन जजों के हाथों सजा भी पा चुके हैं। काफ़ी जालिमाना फेल था,
मेरे ख्याल में हाथ हौला रखना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर वो इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप भुगत चुके हैं। आज आपने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, मेरा तो एक ही गुजारिश है, ये जो ख़त वाला मामला है ये अब पूरे पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। मैं भी एक सियासी आदमी हूँ। जब मैं अपने इलाका जड़ामाला में लोगों के पास गमी खुशी पे जाता हूँ, डिस्कशंस होती हैं। किसी का कोई कत्ल का मुकदमा है, उसे 10 साल हो गए हैं। किसी का ज़मीन का मुकदमा है, उसे 25 साल हो गए हैं। किसी का वहाँ मेरा मतलब कब्ज़ा हुआ है, वो वागज़ार नहीं हो रहा स्टे की वजह से। लोग हमसे पूछते हैं कि हम किसको ख़त लिखें, यानी हम किससे इंसाफ मांगें। और आपको पता है कि अगर कोई ऐसा बंदा ख़त लिख जाए तो उसे तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है, आप डायरेक्ट ख़त भी नहीं लिख सकते। मामला ये है कि उसके बाद एक ख़त लिखा गया जो कि ज़िले अदलिया इधर इस्लामाबाद में नीचे सिविल और सेशन जज साहिबान की तरफ से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उसमें देखिए ज़्यादातर लोग कनेक्टेड तो हैं वहाँ सिविल अदालतों से, सेशन की अदालतों से। वो कह रहे हैं जज साहिबान के प्रमोशंस ठीक नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बाइस्ड हैं, जानबूझ के जज लगाए जाते हैं, उनसे फैसले करवाए जाते हैं, ख़ास किस्म के वकला हैं जिनको रख कर ये चीज़ें की जाती हैं। मुझे ये बताइए, मेरा तो सबसे पहले तो वो ख़त टेकअप होना चाहिए जहाँ आम आदमी के केसेस लगे हुए हैं। और दूसरी देखे ना मामला ये तो यहाँ पर तो बहुत कम केस आते हैं हाई कोर्ट में। और दूसरी बात मेरी एक बड़ा सादा, देखिए ख़त लिखूँ तो मैं लिखूँ, आप लिखें, बेबस आदमी लिखे, लेकिन जो जिसके पास ये इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को घंटों में ताहयात नाहिल कर सकता है, बड़ी पावरफुल, वो किसी को नोटिस क्यों नहीं कर सकता? भाई किसी ने अगर जुर्रत की है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आप बरी अदालत में उसको कटहरे मिले हैं। वैसे जज लाए बरी अदालत वाला ही काम था। उन्होंने जजों ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर एक्ट नहीं किया, वो बैठे रहे 1 साल, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वो खत लिखा। गुजारिश है अपनी अदालत में उन्हें बुला लेना जी, उनके पास अख्तियार है। और मुझे एक मेरा सवाल है, अगर आप कहते हैं जी आप पे 1 साल से 2 साल से दबाव है, इसका मतलब आपने जो फैसले किए हैं कोई पता नहीं किसी के दबाव में किए। देखिए जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, आप उनका केस अच्छे से वाकिफ़ हैं। जनरल फैज़ के ऊपर उन्होंने बड़ा खुल के बयान दिया था कि वो उन्होंने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया नहीं करनी, सज़ा देनी है नवाज़ को और उसको मरियम को अंदर करना है। आप उस केस के लिए पब्लिकली आवाज़ उठाते रहे और सही आवाज़ उठाते रहे। अभी वही शिकायत दूसरे जज कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है ना, मैं तो सीधा बात कर रहा हूँ कि जो जज साहब ये समझते हैं कि प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी अपनी अदालत में जनरल फैज़ को बुला सके? वो तो जजी से गए, अपनी छुट्टी हो गई, एक वो तो 10 साल बाद वो उसका फैसला देखिए होगी ना, लेकिन कोशिश तो करें ना। यानी आप इनका मतलब है कि नौकरी बचानी पहली, प्रेशर बेशक आता रहे, फिर इसका मतलब है कि ये प्रेशर अपनी नौकरी बचाने के लिए लेते रहे? नहीं, भाई पूरा पाकिस्तान इनके पीछे खड़ा होगा, हम खड़े होंगे। लेकिन नहीं मलिक साहब मेरी बात सुने, एक जैसा तराजू तोल देना। तलाल को अगर सजा हो सकती तो इन्हें अदालत में, तो इमरान खान को क्यों नहीं हो सकती? मेरी माफी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नून लीग से, नवाज शरीफ से था, उनकी माफी है। उस वक्त का गठजोड़ ये था कि तलाल चौधरी और दानियाल, इन सारों को अगली बात नून लीग को रगड़ना था। नहीं, अगली बात आप जरा देखें, जुमानतों के फैसले पढ़ लें सिर्फ। खान साहब को जिस तरह रिलीफ मिलता है, मुझे बताएं कौन सा मुल्जम पाकिस्तान में ऐसा है जो रात 9 बजे जाए और कई दर्जन मुकदमों में जमानत ले ले? हम सुबह 7:30 जाते थे, 7:45 होते थे तो हमें बाहर निकाल देते थे। मुझे ये बताएं, आप किसी अदालत में जाएं ना, आपकी इस तरह कोई आवाज़ हल्की सी आ जाए तो जज साहब आपको कहते हैं मैं बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पर एहतसाब अदालत में पेश हुए खान साहब, उसके दरो दीवार उखाड़ के रख दिए। किसी ने पूछा? ये भी छोड़े, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, इस्लामाबाद आधे को आग लगाई, तो इन्हें अदालत का नोटिस हुआ। यार ये तो ना कर, एक जैसा तराजू पकड़ लें। अगर हम सारे अच्छे नहीं हैं हमें निकाल दें, लेकिन एक जैसा